हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हम इसका नोटिस पब्लिश करेंगे रिटर्निंग ऑफिसर जो कि डिप्टी कमिश्नर हैं हमारे, वो जो है कल नोटिस इशू करेंगे 4 तारीख को। और नॉमिनेशन जो है वो 11 से लेके 16 दिसंबर तक होंगे और उसके बाद विड्रॉल की डेट है। और बाकी सभी चीज़ों को देखते हुए अंत में मैं बताना चाहूँगा कि जो पोलिंग है वो 27 दिसंबर 2020 को पोलिंग होगी। और उसके बाद हमें एक दिन रखना पड़ता है अगर कोई रिपोल गलती से ना हो जाए, तो उसके लिए जो काउंटिंग है वो 30 तारीख को होगी। तो जो महत्वपूर्ण डेट ये है कि कल डिप्टी कमिश्नर पब्लिश करेंगे, 11 से 16 तक इसका नॉमिनेशन होगा, 27 तारीख को हम चुनाव कराएंगे और 30 तारीख को हम रिजल्ट घोषित करेंगे। तो इसके बारे में ये तो है इसका। बाकी एक दो बातें और मैं आपको बताना चाहूँगा कि चुनाव जो है वो EVMs के द्वारा कराए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के द्वारा कराए जाएंगे। और इस बार जो हमने M2 मॉडल बोलते हैं उसको, M2 मॉडल की जो मशीनें हैं वो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लोन पे ली हैं। हमारी कुछ मशीन अपनी नहीं होती हैं, कुछ हम ज़्यादातर मशीन हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लेते हैं जो लोकसभा और विधानसभा इत्यादि में भी यूज़ होती हैं। M2 पहले हम M1 करते थे, अब उसका नया मॉडल आ गया है M2। हालांकि एक और मॉडल M3 भी आ गया है जिसको लोकसभा में इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अभी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसको हमें देने के बारे में अभी जो है विचार कर रहे हैं। वो आने वाले टाइम में वो भी मशीन मिल जाए। लेकिन M2 M3 में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। जस्ट लाइक ये टेलीफोन है मेरे पास, इसका एक और वर्जन आ गया तो उस टाइप का है। अदरवाइज दिस मशीन्स डिस्पाइट ऑल द थिंग्स विच वी रीड इन द मीडिया, दिस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आर रोबस्ट मशीन, दी आर स्टैंड अलोन कैलकुलेटर्स। इसमें कोई वाईफाई नहीं है, इसमें कोई ब्लूटूथ नहीं है। और ये गलत फहमी होगी और गलत बात होगी अगर हम ये कहें कि इसको टेम्पर किया जा सकता है या टेम्पर प्रूफ नहीं है। तो इन मशीनों के ऊपर जो है हम चुनाव कराएंगे। वीवीपैट मशीन भी लगाई जाएगी। वीवीपैट का इस्तेमाल अभी हमने करना शुरू नहीं किया है लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में, पंचायतों में, म्यूनसिपैलिटी में, पूरे इंडिया में। लेकिन आज नहीं तो कल शायद करना भी पड़े, क्योंकि वीवीपैट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, जितने की EVM आती है उतने की वीवीपैट भी आती है। वीवीपैट का और भी बहुत खर्चे हैं, उसका प्रिंटर है, दूसरी चीज़ें। बट आज की तिथि में पूरे देश में हम जब भी म्यूनसिपैलिटी के चुनाव कराते हैं या पंचायतों के चुनाव कराते हैं तो हम वीवीपैट नहीं करते। कोई हमारा नंबर भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। जैसे कि हमारे 6200 तो सरपंच हो गए और 62,000 पंच हो गए, तो इतनी सारे EVM लाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल का काम होता है अगर पंचायतों के करवाते हैं तो। और जो बड़े राज्य हैं, ये इम्प्रूव वर्जन्स हैं, वो मोर सिक्योरिटी फीचर्स। जो एक चीज़ 2001 में कोई मशीन बनी थी, 2001 में जब एप्पल ने ये फ़ोन लॉन्च किया था और आज 2020 में 10 दिन पहले ये 12 किया, तो फ़र्क तो है ही। लेकिन इम्प्रूव वर्जन होते हैं, बेटर सॉफ्टवेयर। और ये मशीनें जो है ये भारत सरकार के PSUs द्वारा बनाई जाती हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री के दोनों PSUs हैं ये। BEL है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और ECIL इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये तो इनकी बात हो गई। और एक और मैं मेजर डिफरेंस बताना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है और उसके अनुसार नियम और कानून है उनको भी बदला गया है कि मेयर का चुनाव पहली बार 2 साल पहले डायरेक्ट हुआ था, लेकिन जो काउंसिल और कमेटीज़ हैं उसके जो प्रेसिडेंट बोलते हैं उसको हम प्रेसिडेंट का चुनाव डायरेक्ट नहीं था। तो वो भी हरियाणा सरकार द्वारा निर्णय ले लिया गया है। और अभी जो काउंसिल के चुनाव होंगे या कमेटीज़ के चुनाव होंगे, उसके जो प्रेसिडेंट होंगे वो भी डायरेक्टली उनका डायरेक्ट चुनाव होगा। जैसे कि मेयर जो है वो डायरेक्ट चुना जाएगा, 5 साल के लिए रहेगा। इसी तरह प्रेसिडेंट भी हैं जो वो डायरेक्ट चुनेंगे और उनका भी 5 साल के लिए रहेंगे। तो दो तरह की EVM लगाई जाएंगी, एक केवल उन लोगों के लिए जो केवल मेयर का चुनाव लड़ना चाहते हैं, और दूसरी EVM लगाई जाएगी जो केवल मेंबर का चुनाव लड़ना चाहते हैं या काउंसलर का चुनाव लड़ना चाहते हैं।
इसके अतिरिक्त जो है हमने जो खर्चे की जो सीमा है, एक्सपेंडिचर लिमिट है, उसको भी रिवाइज किया गया है। और मैं बताना चाहूँगा कि पहले कॉरपोरेशन के मेयर के लिए 20 लाख रुपए तक की सीमा हमने निर्धारित की थी कि खर्च कर सकते हैं। अब उसे बढ़ा करके हमने 10% बढ़ा दिया है, 22 लाख कर दिया है। और इसी तरह पहली बार जो काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं वो पहली बार चुनाव लड़ेंगे, तो उनके लिए 15 लाख की सीमा हमने निर्धारित की है और मेंबर्स के लिए 3 लाख की है। इस रकम पहले कितनी थी? प्रेसिडेंट के लिए पहले नहीं थी, जो 15 लाख कर दी है, और मेंबर के लिए पहले 3 लाख थी और 3,30,000 कर दी है। और इसी तरह कमेटी में भी प्रेसिडेंट के लिए पहले नहीं थी, तो अब 10 लाख कर दी है, और मेंबर के लिए 2 लाख थी, उसे बढ़ा के 2,25,000 कर दिया है। ये इन कारणों से किया गया है कि 10% की हमने बढ़ोतरी की है, क्योंकि कई पॉलिटिकल पार्टीज ने और उम्मीदवारों ने बताया था कि कोविड-19 के चलते उनके खर्चे बढ़ने की संभावना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, काफ़ी तरह के हमने तो करना ही, मैं बताऊंगा हम कोविड में क्या करेंगे, पर उन कैंडिडेट्स को भी इसमें काफ़ी कुछ। ये कॉर्पोरेशन का जो मेंबर है उसका कितना होता है? 5 लाख था, 5 से 5.5 कर दिया। और एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि इससे पहले जो जितने भी चुनाव होते थे पिछले सालों में हुए हैं, 10 साल में, 15 साल में जब भी चुनाव हुए हैं, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि चुनाव होने के 30 दिन के अंदर अंदर हर उम्मीदवार अपने चुनाव के खर्चे का ब्यौरा जो है राज्य निर्वाचन आयोग को दे, हमें दे। तो ये जब एमएलए के चुनाव होते हैं, एमपी के चुनाव है, जब तो इसको बड़ा रिलीजियसली फॉलो किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आदत नहीं थी। तो ये हमने पिछले दिनों में, और मैं इस बात को बताना चाहूँगा ताकि जितने भी उम्मीदवार हैं उनको इस बात का पता रहे, तो पिछले दिनों में हमने जो पिछले चुनाव हुए थे उनमें जिन लोगों ने चुनाव का ब्यौरा हमें नहीं दिया था, हमने उन्हें नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद उनकी पर्सनल हियरिंग की, और उनको करने के बाद हमने 122 लोगों को जो है डिस्क्वालीफाई किया। तो डिस्क्वालीफाई का मतलब होता है कि 5 साल के लिए हम डिस्क्वालीफाई करते हैं, 5 साल तक वो व्यक्ति दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता। मतलब ये है कि 122 लोग जो है अगर ये इस बार चुनाव लड़ना चाहेंगे तो ये एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा हम चाहते हैं कि इलेक्शन के ऊपर खर्चे के ऊपर रोक लगे। और कई बार मीडिया में भी और आमतौर पर कहा जाता है कि खर्चा जो है बहुत ज़्यादा होता है और हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं, तो उसको हमने कंट्रोल करने के लिए इस बात को रखा है। तो मैं चाहूँगा कि सभी उम्मीदवार आने वाले वक्त में इस पर ध्यान दें। और इसी तरह हमने पंचायतों में भी बहुत से लोगों को निकाला है, पर आज उसकी बात नहीं करेंगे। और ईवीएम्स के ऊपर जो है वो फोटोग्राफ लगा होगा कैंडिडेट का, और जो है जो मेयर और प्रेसिडेंट के लिए जो बैलेट पेपर लगता है हमारे ईवीएम के ऊपर, उसका कलर पिंक होगा, और मेंबर्स के लिए जो होगा उसका वाइट होगा, ताकि जब 2 ईवीएम रखी हो और कोई व्यक्ति इलेक्शन वोट डालने जा रहा है तो उसको इस बात का ध्यान रहे। हाँ, अब मैं नोटा पे ही आ रहा हूँ। नोटा जो है, अब खुशी की बात यह है कि नोटा भी करीब 2% वोट लेने लगा है, 1.5 से 2%, पूरे देश की बात कर रहा हूँ ऐसे तो। और जो है, और कई केसेस में तो जो है बहुत से लोगों के नोटा से भी कम वोट आते हैं। तो जो है, तो इसमें हमने इस बार भी नोटा किया है। और जैसी आपकी शायद जानकारी हो कि पहली बार हरियाणा में जो है हमने हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में और हमारे लोकल बॉडीज इलेक्शन में, पंचायत में, और इसमें ये भी फैसला किया था कि नोटा जो है वो नोटा विल बी ए फिक्शनल कैंडिडेट, इट विल बी ए रियल कैंडिडेट इन ए वे। और अगर नोटा जो है कोई ऐसे कारण होते हैं कि नोटा को सबसे अधिक वोट अगर मिल जाते हैं, तो उस केस में भी जो नंबर 2 होता था कैंडिडेट, उसी को ही हम जीता हुआ मानते थे। और ये अभी भी यही प्रथा पूरे देश में है। लेकिन ये पिछले 2 साल पहले जो कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए थे हमारे 5, उसमें मैंने फैसला किया था कि नोटा जो है फिक्शनल कैंडिडेट होगा, लेकिन अगर नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं तो हम उसको जो है विजयी मानेंगे, और उस चुनाव को हम नलीफाई करेंगे, और वहाँ पर फ्रेश चुनाव किया जाएगा। और जब फ्रेश चुनाव होगा तो वो उम्मीदवार जो
उससे पहले जिन्होंने चुनाव लड़ा होगा वो उसमें लड़ने के एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये नोटा में मैंने भाई काफ़ी भारी चेंजेस किए थे। इसी पॉइंट पर बहुत से लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं कि ये पूरे देश में होना चाहिए, ठीक है ना। तो कि नोटा अगर है, अगर नोटा जीतता है तो उसको वो रिजेक्टेड जीता तो चुनाव कैंसिल हो, वो रिजेक्टेड कैंडिडेट हो गए, कैंडिडेट रिजेक्ट हाँ, हुए सारे, मतलब ये हो गया कि जनता उनको नहीं चाहती थी, इसलिए नोटा। हाँ, इसलिए नोटा। लेकिन अदरवाइज आज की तारीख में नोटा जो है उसका ये है, हरियाणा को छोड़ के अगर नोटा को हाईएस्ट वोट मिल भी जाए तो भी जो नंबर 2 होगा उसको वो किया जाएगा। इसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में लिख भी दिया है इसमें, जो आपको नोट दिया है। तो तीनों पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना सर, ये निगम परिषद और उस पर। जी हाँ, सर एक बार ये डिटेल बताना था कि कहाँ नगर निगम के चुनाव होंगे, कहाँ से नगर पालिका के। ये कागज मिला आपको? हाँ ठीक। हाँ, अम्बाला, पंचकुला और सोनीपत में नगर निगम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव कराए जा रहे हैं। रेवाड़ी में जो है म्यूनसिपल काउंसिल के चुनाव होंगे, और इसके अतिरिक्त जो है सांपला रोहतक में, धारूहेड़ा रेवाड़ी में, उकलाना हिसार में, और कई छोटे छोटे बाई इलेक्शंस हैं वार्ड्स के, वो भी जो काउंसिल्स के हैं वो भी इनके साथ ही करवाए जाएंगे। जी हाँ, सीट भी रिजर्व की हैं। अम्बाला कॉरपोरेशन का जो है, तो अम्बाला में जो सीट है मेयर के लिए हाँ, अम्बाला में 20 वार्ड हैं, पंचकुला में 20 वार्ड हैं, सोनीपत में भी 20 वार्ड हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमने इसमें लिखा हुआ है आगे कि ये 3 हाँ, और इसी तरह जो है अम्बाला में 200 वार्ड बनेंगे, जो बूथ बनेंगे। पंचकुला में 176 और सोनीपत में 234। और इनमें जो है एससी के लिए अम्बाला में 3 वार्ड रिजर्व हैं, पंचकुला में 2 वार्ड रिजर्व हैं, सोनीपत में भी 2 वार्ड रिजर्व हैं। एससी वुमन के लिए भी इस तरह वार्ड रिजर्व हैं, और इसी तरह बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी वार्ड रिजर्व हैं। और जो है इनमें वोटर्स की भी हमने संख्या दे रखी है कि सभी जगह पर कितने वोटर होंगे। उसका उसका म्यूनसिपैलिटीज़ में सरकार ने निर्णय नहीं लिया है, लेकिन पंचायत के केस में ये निर्णय ले लिया गया है कि वहाँ पे 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए होगी। लेकिन अभी इस रिजर्वेशन में कोई पिछले चुनाव की तुलना में बदलाव हुआ है? नहीं, कितना? हाँ जी, नॉमिनेशन फीस मेंशन कर सकते हैं, कोई वैसी बात नहीं, आइडिया है बता दीजिए। अदरवाइज वो तो है फिक्स ही है। आचार संहिता आज से ही लागू हो जाएगी, और ये काउंटिंग के दिन तक 30 तारीख तक चलेगी। और इसका दायरा ये बड़ा ज़रूरी है बताना कि केवल म्यूनसिपैलिटी का जो एरिया है वो दायरा होगा, जिला नहीं है। अम्बाला का म्यूनसिपैलिटी का जो एरिया वो होगा, जिला नहीं होगा। तो इससे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है काफ़ी, ठीक है। तो ये जो है केवल जो म्यूनसिपैलिटी का एरिया है उसी के अंदर ही आचार संहिता लागू होगी। पर अदरवाइज जैसे है कि आम तौर पर स्थानांतरण पर अमेर के लिए ना जो है, बाकी जो है, और आचार संहिता का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। और इसमें जो चाहे खर्चे की सीमा की बात हो, तो उसके लिए हमने एक जो है एक ओवरऑल इम्प्लीमेंट करने के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एक वरिष्ठ IAS अधिकारी की ऑब्जर्वर की ड्यूटी लगाई जाएगी हर जगह पर। और इसी तरह खर्चे पे नियंत्रण रखने के लिए, और खर्चे पे हम देखने के लिए ज़्यादा खर्चा तो नहीं हो रहा है, उसके लिए हम एक एक्साइज डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी की ड्यूटी लगाएंगे, जिसे हम एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर बोलते हैं। और जो है पुलिस को कानून और व्यवस्था के ऊपर निगाह रखने के लिए, डिस्ट्रिक्ट से कोऑर्डिनेट करने के लिए, और हमारे इसमें हमें बताने के लिए एक पुलिस अधिकारी की भी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की भी एज पुलिस ऑब्जर्वर ड्यूटी लगाई जाएगी। कोविड प्रोटोकॉल्स को देखते हुए कुछ जी हाँ, बहुत कुछ है। सर, ये आप जो पर्यवेक्षक लगा रहे हैं तीनों शहरों में,
एक आईपीएस लेवल का होगा क्या होगा ये? या दूसरा जो एक्सपेंडिचर वाला है वो एक्साइज से ही होगा या कहीं और से? नहीं, वो एक्साइज से ही होगा। हाँ, और वो हमारे एक्साइज से ही होगा। डीईटीसी को हम लगा देते हैं आमतौर पे, लेकिन जो है जो आईएएस अफसर हैं वो हम कमिश्नर रैंक पे लगाते हैं, और तो इसको हम जो है आईजी रैंक पे लगाते हैं पुलिस को। कितना से? अच्छा, ये तो जनरल के लिए। अच्छा, ये भी मेयर जनरल, अच्छा मेयर जनरल, ये रिजर्व के लिए। ओके। अब आप पूछ रहे थे कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है, ठीक है ना, बड़ा महत्वपूर्ण मामला है ये भी। तो मेयर के लिए 10,000 रुपये है और मेंबर के लिए 3,000 रुपये है। और अगर शेड्यूल कास्ट मेयर अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनके लिए 5,000 है और मेंबर के लिए 1,500 है। और मैं की रिजर्वेशन की भी बात भी बता दूं कि अम्बाला में जो सीट है मेयर की वो विमेन के लिए रिजर्व है, पंचकुला में अनरिजर्व्ड है, सोनीपत में भी अनरिजर्व्ड है, रेवाड़ी में जो काउंसिल है वहाँ पे बैकवर्ड क्लास के लिए सीट रिजर्व है, और बाकी छोटी छोटी कमेटीज का मामला है। कोविड प्रोटोकॉल के लिए कुछ क्या रहेगा? जी हाँ, तो मैं पहले उसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को 1 मिनट खत्म कर दूं। मैं बड़ी बताना चाहूँगा कि हम पूरी निगाह रखेंगे, चुनाव में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, किसी प्रकार की हिंसा ना हो, जिसके लिए पुलिस से हमारे संपर्क है। पुलिस की पूरी जो है उनकी हम मदद लेंगे और इसको हम चुनाव को जो है पूरे शांतिपूर्ण ढंग से करवाएंगे। और अब आज जी कोविड के, जहाँ तक कोविड का संबंध है, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश में ही कोविड का जो है सिलसिला चल रहा है, तो इसके बारे में सब जो चुनाव हुए हैं कोविड के बाद में, वो लोकसभा के चुनाव बिहार में अभी संपन्न हुए हैं और हमारे यहाँ पर भी एक बड़ौदा में था, इतना से 65 या 66 के करीब सीटें थी। लेकिन अगर बिहार का एग्जाम्पल ले तो वहाँ पर पहली बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है चुनाव कराए हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वहाँ पर उस वक्त कोविड के लिए गाइडलाइन जारी की थी। ये तो उन्हीं गाइडलाइंस को हमने भी इन टोटो 100% अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। और उन्होंने जब गाइडलाइन जारी की थी तो उन्होंने जाहिर है कि जो भारत सरकार का हेल्थ मंत्रालय है उससे पूरा संपर्क किया था, उनके जितने और भी एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था, उसके बाद उन्होंने इसको जारी किया था। तो हमने भी इसको 100% ऐड कर लिया है। साथ ही उपायुक्तों को ये भी कहा है कि इसके अलावा अगर कोई और भी चीज़ है वो समझते हैं कि हरियाणा स्पेसिफिक है वो भी होनी चाहिए, तो उसको भी ऐड कर लिया जाए। तो इसलिए हमें इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब इससे के कारण कई चीज़ें हुई हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे सबसे पहले तो यह कि सोशल डिस्टेंसेस मेंटेन करने के लिए पहले तो ये हुआ है कि पहले हमारे एक बूथ पे 1500 लोग वोट डालते थे, मतदाता 1500 होते थे, उसको घटा करके हमने अब एक बूथ पर 1000 कर दिया। तो ऑलमोस्ट हमारे बूथ पहले 100 होते थे मान लीजिए कहीं पे, तो 200 हो जाते हैं। तो उसी से हमारे जो उतना ही स्टाफ बढ़ता है, उतनी ईवीएम बढ़ती हैं, उतना ही सारा काम होता है। तो उसको हमने एक तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उसको किया है, और कहाँ है, इसके अलावा हमने मैंडेटरी सैनिटाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशन है जो कि एक दिन पहले किया जाएगा, और वहाँ पे डॉक्टर्स की टीम ये इंश्योर करेगी कि एक दिन पहले उस टीम के जाने से पहले उस कमरे को जहाँ पर चुनाव होना है उसको सैनिटाइज किया जाए। और हर व्यक्ति जो है वो फेस मास्क पहनेगा, इसको पहन के आएगा, और अगर कोई नहीं भी पहन लगा के आता है घर से तो हम फेस जो ये मास्क हैं यहाँ रखेंगे, उनको प्रोवाइड करेंगे। और इसी तरह जो थर्मल स्कैनिंग जो है उसकी की जाएगी, 100% थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। सैनिटाइजर्स की बोतल रखी जाएंगी, सैनिटाइजर होंगे, सोप होंगे, वाटर होगा, उसको प्रोवाइड किया जाएगा। हैंड ग्लोव्स भी जो है दस्ताने जो है प्लास्टिक के, उसको भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ताकि कई बार ये भी बात आती है कि जो ईवीएम है उसके ऊपर आपने बटन दबाना है, तो जो भी बटन दबाएगा उसको दस्ताना दिया जाएगा, और वो पहन करके प्लास्टिक के ग्लोव्स जो हैं उसको वोट डालेगा। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सूचना ये है कि अगर कोई व्यक्ति से सुबह 10 बजे वोट डालने आता है और उसको हमने थर्मल स्कैनिंग किया और उससे हमें पता चला कि वो
जो है टेम्परेचर हाई है, और या कोई ये आके कहता है कि मैं तो कोविड पेशेंट ही हूँ और मैं वोट डालना चाहता हूँ, तो उस केस में हम ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बड़ा सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट भी किया पूरे और जगह पे। उस केस में उस व्यक्ति को कहा, उसका रिकॉर्ड रख लिया जाएगा और उसको कहा जाएगा कि आप घर जाइए, और जो है जो टाइमिंग्स है हमारे लास्ट ओवर जो है पोल का 4:30 किया ना उन्होंने, तो 3:30 से 4:30 वो लास्ट के घंटे में, लास्ट के ओवर में वो कोविड वाले या जिनको हमने थर्मल स्कैनिंग से पाया था कि उनको बुखार वगैरह है, वो वोट डालने आएंगे। और जब वो वोट डालने आएंगे तो उनको पीपीई किट दिया जाएगा, स्टाफ के पास भी पीपीई किट होगा सब, और जो भी हमने प्रोटोकॉल्स काफ़ी लंबे चौड़े प्रोटोकॉल्स में रखे हैं। लेकिन किसी भी हालत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको कोविड भी हो या बीमार भी हो और वो वोट ना डाल पाए, तो लेकिन उसके हमने लास्ट का ओवर रखा है ताकि बाकी मतदाताओं पर इसका असर ना हो। इसमें थोड़ा मतभेद है। कोविड का जो पेशेंट होता है वो तो क्वारंटाइन में डॉक्टरों की सलाह के बिना घर से बाहर नहीं आ सकता, अगर वो है तो वो मतदान केंद्र तक तो वैसे ही वहाँ हल्ला मच जाएगा, बाकी लोगों को पता होगा कि नहीं, आप ठीक कह रहे, डॉक्टर्स की टीम होंगी हर जगह पे, लोग ही कर देंगे तो लोगों में घबराहट तो है ही। ये तो जो वहाँ के जो डॉक्टर्स वहाँ होंगे मौके पे वही बताएंगे, लेकिन हमारे इलेक्शन ऑफिशियल तो इसके बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे। लेकिन और जो इनकी ड्यूटीज़ लगेंगी वो भी अंदर जो बैठेंगे वो सैनिटाइज करते रहेंगे हर चीज़ को, पीपीई किट पहन के बैठेंगे। हमने पोलिंग टाइम थोड़ा कम रखा है, बिहार का पोलिंग टाइम ज़्यादा टाइम बढ़ा 8 बजे से लेके चीज़ों का लास्ट टाइम रखा हमने, कोविड के चीज़ों का टाइम रखा, वो हमारा एक एक्स्ट्रा टाइम 1 घंटा एक्स्ट्रा था, ताकि उसमें जो आम रूटीन वोटर्स हैं वो आ जाए। अभी देखिए 8 बजे से 4:30, ठीक है ना, तो 4:30 तो 3:30 ही डाला, 3:30 में 4:30 तो कोविड वाले आएंगे। हाँ लास्ट के आदमियों को तो 8 से 3:30 मिलता है ना, 1 घंटा 1 घंटा कम हो। कम तो नहीं, वोट तो डली जाएंगे, बाकी अगर समझ ऐसा कोई सुझाव है तो सुबह के वक्त तो भीड़ ज़्यादा होती है या फिर शाम के वक्त भीड़ ज़्यादा होती है, तो सुबह दोपहर के तो आप बताइए कितना करना है, 5:30 कर आप बताइए, सुझाव दीजिए। ये हमने एक सुझाव दिया है कि 4:30 से 5:30 कोविड वाले नहीं होता। 5:30 अंधेरा हो जाता है जब तक। टाइम थोड़ा बढ़ा दो। नहीं, अब तो टाइम जब तक 27 दिसंबर तक तो सूर्य और आ जाएगा 1 महीना। अभी अब आप देखेंगे तो 5:45 बजे तक लाइट रहेगी। ये टाइम हम करना चाहिए, परसेंटेज बढ़ेगा, 5 क्यों करें, 4:30 ये कर दो, आम लोगों को 4:30 करें, 6 तक कर दो, क्या दिक्कत है? चलो हम तो अंधेरा हो जाएगा। लेकिन 4:30 से 5:30 कोविड वालों के लिए रखे ताकि लोगों को पता रहे कि कोविड वाले आएंगे 4:30 तक डाल लो। ठीक है, 8 बजे से लेके 5:30 तक कर देते हैं लास्ट के ओवर में, क्योंकि अभी तो हमने ये सूचना ना जिलों में अभी बताया नहीं है, हम लोग फैसला कर सकते हैं। दिखाना होगा मतलब वोटर कार्ड दिखाना होगा मतदाता को। जी हाँ, वो तो वोटर कार्ड के अलावा और हमारे कोई 16 या 17 डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी दिखा सकते हैं, लेकिन वोटर कार्ड आजकल कभी हरियाणा में सभी के बन ही गए हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो वो फोटो जो क्या बोलते हैं कि जो हाँ फोटो आइडेंटिटी कार्ड है वो दिखाएंगे, लेकिन फिर भी अगर नहीं होता है किसी के पास तो 16-17 चीज़ें और हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकता है, बैंक का कार्ड दिखा सकता है, राशन कार्ड दिखा सकता है, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। जी हाँ, उनका कोविड टेस्ट होगा और इससे बड़ी है क्योंकि काफ़ी एक तो पोलिंग बूथ बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ पोलिंग स्टाफ बढ़ गया है, उसमें अगर किसी को ऐसे कोई लक्षण नज़र आते हैं उनको नहीं लगाएंगे, तो इससे काफ़ी हमें संख्या होंगे ना कि लक्षण होना, कई बार तो बिना लक्षण के कोरोना चल रहा है। जो स्टाफ है वो बाहर पुलिस वाला भी होता है, होमगार्ड वाला भी होता है, और अपने अंदर 5 या 4 लोगों के स्टाफ होता है, तो क्या सबके लिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं? सब में होंगे और यहाँ तक भी है कि किसी को वहाँ रहते रहते अंदर जाने के बाद कोई पता चलता है कि बुखार हो गया, तो उसको भी वहाँ टीम्स होंगी डॉक्टर्स की, उसको बिठाया जाएगा और उसको एकदम से आइसोलेट करके उसको एडमिट किया जाएगा। दूसरा एक ना कि जो आमतौर पे जो चुनाव खर्च है ये सामान्य तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तय करता है और इलेक्शन कमीशन तय करता है, तो कोशिश तो रहती है प्रशासन जिला प्रशासन भी कि अनवस्था खर्चा ना हो, पर ऐसा खर्चा होता है। और लास्ट के 2-3 दिन तो ऐसा देखा जाता है कि शराब के ट्रक आ जाते हैं, ऐसे एरिया में बढ़ते हैं उतरते हैं,
और स्टेट इलेक्शन कमीशन, क्योंकि स्टेट का इलेक्शन कमीशन है तो कई बार शायद फोर्सफुली नहीं कर पाता है हमारा वो आपकी, तो इस स्थिति को रोकने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन हरियाणा क्या है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने पहले भी आपके सवाल पूछने से पहले शुरू में बताया था, आम धारणा ये है लोगों में और मीडिया में भी, ठीक है, कि चुनाव में तो करोड़ों रुपया खर्च होता है और ये जो कोई पकड़ नहीं पाता है एंड सो ऑन। तो आपकी जानकारी में मैं बताऊं कि आप इतने लोग हैं, हमारे लोग तो पकड़ेंगे ही। अगर आप में से भी किसी को दारू की बोतल कहीं नज़र आती है या कोई पैसे देते हुए आता है तो आजकल तो हर आदमी के पास ये है, ठीक है ना, तो मुझे बताएं, हम एक्शन लेंगे। इसके अलावा हमने बताया कि जो ऑब्जर्वर लगाया, पहले हम एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर नहीं लगाते थे। एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर का काम ही है, उसको 3-4 गाड़ियाँ देते हैं हम, उसके ऊपर कैमरे लगे होते हैं, वो रात को भी जाता है, दिन में भी जाता है, तो सूचना आती, छापे भी मारता है वो। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, कम से कम 8 बार तो मैं ही पूरे देश में इलेक्शन ऑब्जर्वर रहा हूँ जब सर्विस में था। पता नहीं कहाँ, आसाम में गए हैं, बिहार में गए हैं, यूपी में गए हैं, गाजीपुर में गए हैं, और कहाँ कहाँ गए हैं। वहाँ पर भी लोग कहते थे, हम कहते बताओ। तो जब कोई पता नहीं चलता है किसी चीज़ का तो नहीं पकड़ा जा सकता। फिर भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी संस्था को कोई ऐसी चीज़ मिलती है जहाँ पे किसी को जो है कोई वो लाभ देने की कोशिश कर रहा है तो हमें बताएं, हम उसको जरूर पकड़ेंगे, क्योंकि केवल कह देने से काम नहीं चलता। और मैं बताऊं आपको कि मैं तो स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि आप पकड़ के देखो, लेकिन आमतौर पर पब्लिक का सहयोग मांगते हैं ना, जो हमारे जिनकी ड्यूटी है, आपने तो अफसरों की ड्यूटी निकाली है ना, काम तो पकड़ना उनका है, वो देखे ऑब्जर्व करना तो काम पब्लिक का तो ही है एक्स्ट्रा सहयोग। पकड़ते भी हैं, ऐसी बात नहीं, पकड़ते भी हैं, लेकिन वो जनरली कहना कि इतना ज़्यादा होता है वो ठीक नहीं है। और ये भी देखा गया है कि जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होते हैं उसमें आमतौर पर खर्चे कम ही होते हैं, जो लोकल उनका होता है तो वो इतनी ज़्यादा खर्चे नहीं होते। लेकिन फिर भी इसके बारे में मैं बड़ा कॉन्शियस रहता हूँ, ठीक है ना। और तीनों ऑब्जर्वर को ये होता है कि रोज़ शाम को बताएंगे मुझे कि उन्होंने कोई चीज़ ऐसी तो नहीं देखी। जी हाँ, बढ़ा दिया जी, और बढ़ाना तो आप भी बता दीजिए। 5:30 से आगे भी जा सकते हैं। आधा घंटा और बढ़ा दो। धन्यवाद। 5:30 तो बहुत है। अंधेरा हो जाता है साहब।